90% जेई एस्पिरेंट्स एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को तो ऐसे अप्लाई करते हैं जैसे भाई फ्री में मिल रहा हो। प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, एनर्जी कंजर्व कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। बट क्या ये सही तरीका है? अगर कोई ऐसा सवाल आया जिसमें ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा, तो 90% लोगों का गलत होने वाला है। इस वीडियो का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब वीडियो को स्किप करके आगे मत बढ़ जाना, पहले समझ लो कि क्या मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन का, उसके बाद सॉल्व करने का ट्राई करो। ऑल राइट, तो फिर किसी भी सिस्टम की एक मैकेनिकल एनर्जी को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं एज हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये एनर्जी में वी स्क्वायर वाला टर्म क्यों आया, इसके पीछे भी बहुत ही बड़ी कहानी है, और उसको डिवाइस किया था एक एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने। बेसिकली वो कुछ डिफाइन करता है गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अंदर कोई टर्म ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो, और वी स्क्वायर एक परफेक्ट कैंडिडेट था उसके लिए। खैर उसको भूलो और इस पर फोकस करो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या बताती है? अगर हम इसको सोचें तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक वेलोसिटी का टर्म है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में कोई मोशन हो रहा है या किसी भी पार्टिकल का कोई मोशन हो रहा है, तो वो कितने एनर्जी से वो मोशन को कर रहा है, बेसिकली मेरे काइनेटिक एनर्जी वही टर्म बता रहा है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये इसके वर्ड में पोटेंशियल टर्म है, दैट इज सिग्निफाइंग कि एक सिस्टम मेरा इतनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर वन वर्ड में समझें तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे होता है ना, बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है अच्छा स्कोर करने का, बट पढ़ते नहीं हैं तो इसलिए नहीं कर पाते। ऐसे ही एक सिस्टम में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाई किसी फॉर्म में या किसी काइनेटिक एनर्जी में, एंड फिर उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया। ऑल राइट, अब पोटेंशियल एनर्जी को हम समझते हैं एक कंजर्वेटिव फोर्स से। बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, एंड पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और हम पोटेंशियल एनर्जी को उसी वर्क डन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स कि हर एक कंजर्वेटिव फोर्स का एक पोटेंशियल होता है। जैसे अगर कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है लोकली अगर देखा जाए, तो उसका एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और अगर वेरिएबल फोर्स की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, वो भी कंजर्वेटिव है और उसके लिए हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑल राइट, अब अगर हम जाएं वर्क एनर्जी थ्योरम पर, तो वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, जिसमें आते हैं मेरे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स जैसे सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब बिकॉज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर इसको हम राइट साइड ले जाते हैं तो ये किस फॉर्म में बनेगा, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, और हम इसको ही बोलते हैं एक मेरी मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस फिक्टिशियस फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर सिस्टम में कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें नॉन कंजर्वेटिव या फिक्टिशियस फोर्स का वर्क डन ज़ीरो है, तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। सो ये तो मेरी पूरी कहानी हो गई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। अब बारी आती है कि जब हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसका मतलब क्या होता है? तो कंसिडर करो मेरा एक क्लोज सिस्टम, उसका मतलब एक्चुअली कि सराउंडिंग से वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अब उस क्लोज सिस्टम के अंदर हो सकता है कुछ कंजर्वेटिव मेरे प्रोसेस हो रहे हों, या फिर हो सकता है कुछ नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस हो रहे हों, जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो एक सिस्टम में अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, बट एनर्जी एज अ होल वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब अगर मेरी मैकेनिकल एनर्जी कुछ एक्स फैक्टर से चेंज हो रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एक्स फैक्टर एक साउंड के फॉर्म में निकल गया, तो फिर एक्स प्लस मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी जो है ये कंजर्व रही। सिमिलरली हो सकता है कोई वाई फैक्टर हीट के फॉर्म में निकल गया हो, या फिर उस केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में निकल गया हो, न्यूक्लियर रेडिएशन के फॉर्म में निकल गया हो। एज अ होल पूरे क्लोज सिस्टम का जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व ही रह रहा है। तो क्या मतलब कि क्लोज सिस्टम की एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। अब मान लो हमने सिस्टम को ओपन कर दिया, सपोज जो मेरी हीट थी वो बाहर निकल रही है, तो अब जो एनर्जी कंजर्वेशन है दैट फील्स, और इसको बहुत लॉजिकली भी समझ में आ रहा होगा। एक सिस्टम ओपन हो गया तो जो मेरी हीट है वो रेडिएट आउट हो गई,
तो मतलब अंदर की टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रही। बट अगर मैं बोलूँ कि सिस्टम की जो बाहर सराउंडिंग है वो भी सिस्टम का ही पार्ट है, मतलब एज अ होल वो पूरा क्लोज सिस्टम है, तो फिर हम बोलेंगे कि उस पूरे क्लोज सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रही। ऑल राइट, अब आई थिंक तुम्हें क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं, एक्चुअली इसका प्योर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्यों एनर्जी कंजर्व रहती है। और इसका जो डिवाइस किया था दैट एक्चुअली डन बाय एमी नॉयतर, एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट स्लैश मैथमेटिशियन, जिन्होंने ग्रुप थ्योरी हो गई, लीनियर अलजेब्रा हो गई, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गई, इन सारी मैथमेटिक्स फील्ड्स का इन्वेंट किया हुआ है। ऑलराइट, तो अब बेसिकली एमी नॉयथर क्या कहती हैं, मेरा टाइम इन्वेरिएंट सिमेट्री है मेरे पूरे सिस्टम में। बहुत बड़ा शब्द कह दिया मैंने, इसको आसान भाषा में ऐसे समझो कि सपोज़ आज मेरे जी की वैल्यू 10 है, आज मंडे है, और कल ट्यूसडे है, कल भी जी की वैल्यू 10 है। तो अगर मंडे से ट्यूसडे में जी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है अगर टाइम बढ़ता जा रहा है और मेरे जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो चेंज नहीं हो रहे, तो मेरी टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है। बिकॉज अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखोगे किसी भी मेरे बॉल जो मैंने थ्रो करी है ऊपर की तरफ, तो वो सेम रहेगी मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिमेट्री, कि इर्रिस्पेक्टिव टाइम आगे बढ़े जो मेरे लॉज हैं वो चेंज नहीं हो रहे। तो ये बताता है कि जो मेरी एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी। सेम चीज़ हम मोमेंटम के लिए भी डिफाइन करते हैं और एंगुलर मोमेंटम के लिए, कि अगर हर एक पोजीशन पर जो मेरे लॉज हैं वो चेंज नहीं हो रहे तो मतलब मोमेंटम कंजर्व है। ऐसे ही हर एक एंगल पर मेरे लॉज चेंज नहीं हो रहे तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है। ये थ्योरम्स थी जो बेसिकली एमी नॉयथन ने दी थी कि हर एक कंटिन्यूस सिमेट्री के लिए एक कंजर्व क्वांटिटी होनी चाहिए। तो टाइम सिमेट्री के लिए एनर्जी, पोजीशन में सिमेट्री के लिए मोमेंटम, और एंगल में सिमेट्री के लिए एंगुलर मोमेंटम। बट दुनिया ऐसा बिहेव नहीं करती, बिकॉज हमारी दुनिया एक नॉन आइडियल दुनिया है। तो वैसे अभी रिसेंटली 7 to 8 ईयर्स अगो ग्रेविटेशनल वेव्स जो डिटेक्ट हुई थी वो बताती हैं कि जो मेरी जी की वैल्यू है वो हर इंस्टेंट पर चेंज होती रहती है। बिकॉज जैसे ही स्टार्स कोलैप्स करते हैं या फिर जो मेरी ब्लैक होल्स हैं कुछ करते हैं, तो उनकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो मेरे जी की वैल्यू को चेंज कर देती हैं। एंड ड्यू टू दैट अगर मंडे को जी की वैल्यू 10 है तो हो सकता है ट्यूसडे को 9.9 हो या 9.8 हो जाए। तो मतलब मेरे फिजिक्स के लॉज हैं वो इन ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ। इसलिए एनर्जी हमारे यूनिवर्स की कंजर्व नहीं रहती। बट बिकॉज हम न्यूटन फिजिक्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि एनर्जी कंजर्व है। बहुत बियॉन्ड चीज़ें हैं इसमें, लाइक बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हो जाती हैं। ऑलराइट, तो कमिंग बैक टू अगेन जेई लेवल, कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब एक क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई सूडो फोर्स नहीं है, तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम से अप्लाई करते हैं और अपने को कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं। ऑलराइट, पूरी एनर्जी कंजर्वेशन को समझने के बाद अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। वीडियो को पॉज करो और जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करने का ट्राई करो और कमेंट में मेंशन करो कि क्या आंसर आ रहा है। ऑल्सो अपना एक्सप्लेनेशन दो कि किस एन की वैल्यू के लिए या किस एन की रेंज के लिए आंसर क्या हो सकता है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पोटेंशियल गिवन है, दैट इज -a mod रेज टू पावर n। अब सिंस पोटेंशियल गिवन है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट, यूजिंग दिस -dv/dx। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो मॉड दे रखा है ना उसकी बड़ी अच्छी कहानी है। एक्चुअली ये मॉड बता रहा है कि अगर मेरा पार्टिकल पॉजिटिव एक्स से ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो भी एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर मेरा पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ चले जाए तो डिपेंडिंग अपॉन एन या तो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकती है या फोर्स रिपल्सिव हो सकती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ला रहा है मेरे क्वेश्चन के अंदर कि अगर एन ऑड है या फिर एन कुछ इवन है तो हो सकता है x = 0 एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। अगेन दूसरा अगर n की वैल्यू है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। ऑलराइट, बट ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को समझने के लिए, बेसिकली उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सीधे में नहीं जाना, हम बैक टू मेरे पोटेंशियल पर आते हैं। अब बिकॉज पोटेंशियल गिवन है और क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है कि जो एनर्जी है मेरे पार्टिकल की वो जस्ट इनफ है x = 0 पर रीच करने के लिए। तो मतलब x = 0 पर जाकर पार्टिकल सॉर्ट ऑफ रेस्ट में आ गया है। इसका मतलब x = 0 पर मेरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 है ही बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द फंक्शन।
तो अब बिकॉज दुनिया में कोई भी फोर्स गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक इंस्टेंट पर, हर एक एक्स पर जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। अब वो चीज़ तो रहेगी। अब मेरे क्वेश्चन में गिवन ये भी है कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर मेरी एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एक्स पर जो मेरी एनर्जी है दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, दैट विल बी ज़ीरो। और वो क्या बताता है कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस दिस फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड फ्रॉम देयर आई कैन कैलकुलेट माई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन होने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब मैं वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिखूँगा ना, तो मैं एक माइनस साइन को ऐड करने वाला हूँ, बिकॉज मेरा जो पार्टिकल अभी है वो जीरो की तरफ जा रहा है, सॉर्ट ऑफ वो अपने एक्स कोऑर्डिनेट को डिक्रीज कर रहा है। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ माइनस साइन देयर। ऑलराइट, तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ये था, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी लिखा इसको माइनस साइन के साथ, तो और सेपरेट किया वेरिएबल्स को, तो डी एक्स समथिंग दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू डी टी दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ना अपन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। मतलब मुझे पता है कि इनिशियली मेरा टाइम कितना है, ज़ीरो, और कितना टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज़ टी। इनिशियली मेरा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है, और जो मेरी फाइनल पोजीशन है दैट विल बी ओरिजिन। ऑलराइट, अब यहाँ पर ना n/2 जो ये फंक्शन आ रहा है, जो ये वैल्यू आ रही है, इसके नेचर पर बहुत चीज़ें डिपेंड करने वाली है। बिकॉज अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं मेरे एक्स की पावर -n/2 का, तो दैट विल बी एक्स की पावर 1 - n/2 अपॉन 1 - n/2। ऑलराइट, अब बिकॉज मुझे एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर वैल्यू पुट करनी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं चाहता हूँ मेरा फाइनाइट टाइम आए, तो 1 - n/2 शुड नॉट बी इक्वल टू लेस देन ज़ीरो। बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो मेरे एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर जब मैं लिमिट लूँगा, दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे मेरा टाइम जो होगा वो फाइनाइट नहीं आएगा। ऑलराइट, तो फाइनाइट टाइम के लिए मुझे अपने n/2 को लेस देन 1 करना होगा, तो वहाँ से मेरे पास n की रेंज आती है लेस देन 2। उस चीज़ के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्स नॉट पुट कर सकते हैं, और वहाँ से मेरा फाइनाइट टाइम आ जाएगा। ऑलराइट, अब मेरा जो n है, यहाँ पर अपने को रेंज सेट करनी पड़ेगी कि n लेस देन ज़ीरो, n 0 से 1 और n 1 से 2। जब n 0 से 1 होगा तो तुम देखोगे कि जो मेरा पोटेंशियल है वो कुछ अजीब सा फंक्शन बनने वाला है, जीरो पे सॉर्ट ऑफ कस्प आएगा एक, बट कैसा ही फंक्शन हो, मेरा जो टाइम होगा वो फाइनाइट ही आएगा। जब n 1 से 2 को होगा तब भी मेरा फाइनाइट ही आने वाला है, बट n के लिए 2 के लिए ये सॉर्ट ऑफ डाइवर्ज कर रहा है, तो मेरा टाइम विल डाइवर्ज एंड वहाँ से कोई फाइनल वैल्यू नहीं आने वाली। ऑलराइट, तो हमने बेसिकली हमने कैलकुलेट कर लिए वो n के रेंजेस सच दैट वी विल गेट फाइनाइट टाइम। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। तो देख रहे हो मतलब मैंने कैसे क्या सोच के मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। एंड इवन आफ्टर अप्लाइंग दैट हमें मैनिपुलेशंस बहुत अच्छे से आने चाहिए सच दैट कि हम चीज़ें कैलकुलेट कर पाएँ। एक बहुत सटल पॉइंट था कि जो डी एक्स बाई डी टी दैट शुड बी -v, ये मिस कर दोगे तो वहाँ से गलत वैल्यू आ सकती है। ऑलराइट, तो ये सारे जो की पॉइंट्स है बहुत नोट करके चल रहे हैं अपने को, बिकॉज तुम लगा दो प्रिंसिपल फिर भी तुम आंसर गलत ला सकते हो। चलो फिर मैं अब करते हैं बहुत ही प्यारा सवाल, मतलब ऐसा सवाल जो हमारे कॉन्शियस बिलीव या फिर जो हमारे आइडियाज़ होते हैं या जो बिलीफ सिस्टम है उसको फिल कर देता है। ऑलराइट, तो इसको पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हिला देने वाला क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम है ना उसको हिला देगा ये। तो एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। चेन है, वो बेसिकली लूजली कॉइल्ड है ग्राउंड के ऊपर, और उसका एक हुक अटैच्ड है, इसका मास m है। उसके बाद चेन का जो मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है लैम्डा है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमने हुक को ऊपर वेलोसिटी दी है v0 वर्टिकली अपवर्ड्स। ऑलराइट, तो बहुत नेचुरल है, हम क्या सोचेंगे कि ठीक है जैसे जैसे हुक ऊपर जाता है ना स्टार्ट करेगा, वो चेन को भी ऊपर लेना स्टार्ट कर देगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पर या फिर एक पर्टिकुलर हाइट पर आके हुक जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। सॉर्ट ऑफ पूरी चेन बेसिकली मेरी वर्टिकल अपवर्ड्स हो जाएगी, और ये कंडीशन सॉर्ट ऑफ ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, और हमें बताना है कि क्या मैक्सिमम हाइट वो रीच कर सकता है। ऑलराइट, तो लोग बोलेंगे ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ ना, इसमें तो हम सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है ही नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि इनिशियल का एनर्जी लिख लो, वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू, जब मैक्सिमम हाइट रीच होगी तो मेरा हुक जो होगा वो रेस्ट में आ जाएगा, सेम मेरी चेन भी रेस्ट में होगी, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। जो मेरा हुक होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी एम जी एच मैक्स, प्लस जितनी भी मेरी चेन एक वर्टिकल होगी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय पोजीशन ऑफ इट सेंटर ऑफ मास, और वो एच मैक्स बाय 2 हाइट पर होगा। तो पूरी चेन का मास कितना हो जाएगा जो वर्टिकल है, लैम्डा जी एच मैक्स, और जो मेरी हाइट है सेंटर ऑफ मास की दैट इज एच मैक्स बाय 2। तो फिर ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी।
इसको इनिशियल एनर्जी से इक्वेट कर दो और वहाँ से मेरा एच मैक्स आ जाएगा। और ऑप्शन में आंसर भी गिवन होगा, टिक मार्क करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, 4 नंबर फ्री के आ गए। बट और बट इस अप्रोच में हमने एक बहुत बड़ा अजम्पशन ले लिया कि जब हुक मेरा चेन को ऊपर ले जा रहा है तो क्या वो एक इलास्टिक प्रोसेस है, क्या उसमें एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए? वेल द आंसर इज़ नो, बिकॉज मेरा हुक जब चेन को ऊपर ले जा रहा है तो वो एक इनइलास्टिक प्रोसेस है एंड उसमें मेरी एनर्जी जो होती है वो डेसिपेट हो रही है, सॉर्ट ऑफ साउंड बोल सकते हो, हीट बोल सकते हो, इन फॉर्म्स में। बट ये क्यों हो रहा है? इसको विजुलाइज करने के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो कि जैसे ही हुक ने थोड़ी वेलोसिटी मेरे जस्ट नीचे वाले चेन के एलिमेंट को दी होगी तो उसकी ज़ीरो से कुछ फाइनाइट वेलोसिटी आई होगी, ऑलराइट। बट थोड़ी देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है हुक के रिस्पेक्ट में तुरंत ज़ीरो हो गई होगी, और ये जो वेलोसिटी लूज़ हुई है ये हमें शो कर रहा है कि एक्चुअली मेरी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में डेसिपेट हो चुकी है। अब इसको और प्यारे तरीके से समझने के लिए तुम कंसीडर करो एक इनइलास्टिक कोलिजन। एक बॉक्स मेरा सॉर्ट ऑफ मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से और वो एक दूसरे बॉक्स से कोलाइड कर जाता है। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉक्स स्टिक कर जाते हैं और फिर साथ में मूव कर रहे होते हैं। सपोज मेरा इनिशियल वेलोसिटी v है और दोनों बॉक्स का जो मास है वो m है, तो जब स्टिक कर जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी कितनी रहेगी, v/2। अब यहाँ पर ना एक सटल ऑब्जर्वेशन है जिसको नोट करो। इनिशियली मेरे बॉक्स के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉक्स की एक वेलोसिटी है, जब कोलिजन भी हो रहा होगा तो भी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। बट आफ्टर गेटिंग स्टिक्ड, मतलब थोड़ी देर के बाद उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, मतलब एक बॉक्स ने दूसरे बॉक्स के रिस्पेक्ट में मूव करना बंद कर दिया। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपनिंग जब मेरा हुक चेन को ऊपर ले जा रहा है। दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम एनालॉजी। इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता। अगर मेरा वॉक वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो इलास्टिक कोलिजन करता है तो अगर मास सेम है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और दूसरे वाले की वी हो जाती है, तो मतलब उसने बेसिकली पूरी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र कर दी। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन ज़ीरो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि वो एक इनइलास्टिक प्रोसेस है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ऑल राइट, तो वो नहीं लगा सकते तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो अपने रूट्स पे जाते हैं वापस, पूरे सिस्टम का एफ बनाते हैं और फोर्स को एनालाइज करते हैं। बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है बेसिकली एक कॉन्सिक्वेंस है मेरे, हमने बेसिकली चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, सिमेट्री यूज़ करी तो ये रिजल्ट निकल के आया। बट अगर सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा सिस्टम तो मैं ओरिजिनल चीज़ों पर वापस जाऊँगा, बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर वापस जाऊँगा। ऑल राइट, तो अब सपोज मेरी चेन वाई डिस्टेंस ऊपर उठ चुकी है, सॉर्ट ऑफ हुक मेरा वाई डिस्टेंस ऊपर उठ चुका है, तो पूरे सिस्टम का एफ बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो इस पूरे सिस्टम पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, एक हुक पर लग रहा होगा और एक पूरी चेन पे लग रहा होगा जो वाई डिस्टेंस अभी वर्टिकल है, और वो कितना हो जाएगा, mg प्लस लैम्डा वाई जी। अब हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये हो जाएगा dp/dt। यहाँ पर ना माइनस साइन आने वाला है बिकॉज ये जो मोमेंटम है ये इस फोर्स की वजह से डिक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो तुम देखोगे डिफ्रेंसिएशन जो हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बट मुझे तो कहानी बतानी है, दैट इज़ मुझे जो कैलकुलेट करना है दैट इज़ एक्चुअली दिस वाई मैक्स या एच मैक्स। तो मतलब मुझे कुछ डी वाई टर्म्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, अब ना एक बार मोमेंटम को भी एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम हुक के मोमेंटम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, m इंटू वाई डॉट, प्लस जो मेरी चेन का मोमेंटम होगा पूरी चेन का, उसके मोमेंटम को हम ऐसा सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा वाई वाई डॉट। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ dp/dy, इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, dp/dt स्लैश वाई डॉट। ठीक है, dy/dt सॉर्ट ऑफ। ऑलराइट, अब dp/dt मुझे कैलकुलेट करना है जो कि मेरा -f है। तो यहाँ से बहुत प्यारी चीज़ होने वाली है कि लेफ्ट हैंड साइड पे dp/dy है और राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स हैं दैट आर p और सिर्फ y। तो मतलब अब यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ हो गई, p को सेपरेट करेंगे और y को सेपरेट करेंगे और नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। और हमें लिमिट भी पता है कि इनिशियली सिस्टम का जो मोमेंटम है वो सिर्फ हुक की वजह से था, दैट विल बी mv0, और फाइनल मोमेंटम ज़ीरो है। सेम चीज़ y में भी हो जाएगा कि इनिशियल y तो ज़ीरो था और फाइनल y दैट इज़ h मैक्स। तो यहाँ से बहुत प्यारा रिलेशन बन गया, बेसिकली मैथ्स बहुत ईजिली सिंप्लीफाई हो गई। जो चॉइस ऑफ वेरिएबल्स थे हमने बहुत ध्यान से अप्लाई किए और उनको बहुत ईजिली एक्सट्रैक्ट कर लिया, डिडक्ट कर लिया। ऑलराइट, तो मेरा जो फाइनल रिलेशन आता है एच मैक्स का दैट इज़ दिस बड़ा सा एक्सप्रेशन। अब अगर तुम उसको प्रीवियस एक्सप्रेशन से कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ डिफरेंट है ये। तो बेसिकली क्या सीखा, देख रहे हो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब अगर ये एडवांस में आता ना ये क्वेश्चन
तो 90% लोगों का इक्वेशन गलत हो जाता, मतलब 90 छोड़ो 99% का गलत हो जाता, बिकॉज लोग समझ ही नहीं पाते कि ये एक इनलास्टिक प्रोसेस है। अब जेई में हम ना बहुत अज्यूम कर लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बट अगर इसके टफ सवाल आ गया ना तो नहीं होगा किसी से। तो उस चीज़ के लिए अपने को बहुत ध्यान देना है, इस प्रॉपर एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है। एक बार इसमें क्लैरिटी आ गई ना, सच बता रहा हूँ, रोटेशनल मोशन, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, आगे बड़े बड़े चैप्टर्स जो होते हैं, नामी चैप्टर्स होते हैं, उनमें अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को। तो वर्क पावर एनर्जी मुझे लगता है लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है पूरी जेई प्रैप में। बिकॉज एक बार अगर इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई तो तुम कहीं भी हाथ मार सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ऑलराइट, अब इसके ना बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे बहुत सारे, उनको तुम सीख सकते हो अगर तुम इनरोल करते हो हमारे रिवीजन कोर्स में। बेसिकली हम पूरा रिवीजन कोर्स में सारे जितने भी चैप्टर्स हैं 11-12 में सबके कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर 2026 एस्पिरेंट और तुम्हें अपनी एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, जितने भी कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं उनको और डीप ले जाना है और सीखना है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में की जाती है, उसके लिए यू कैन एनरोल इन आवर सेट ऑफ 60 कोर्सेज। बेसिकली हर एक चैप्टर के 60 प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ हैं, सच दैट तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो तरीके हैं उनको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे, मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है सेंटर ऑफ मास, सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।